तो आज हमारा डे 1 है डेटा एनालिटिक्स कोर्स का, जो कि कंप्लीट डेटा एनालिटिक्स क्लासेज है, जिसमें हम 6 कोर्स पे डिस्कस करेंगे, जिसमें एडवांस एक्सेल पहला है और हम अपनी क्लास की शुरुआत एडवांस एक्सेल से करने जा रहे हैं। आज हमारी क्लास एडवांस एक्सेल की पहली टॉपिक है, तो मैं इतना बेसिक नहीं जाऊंगा कि एक्सेल कैसे ओपन करते हैं, कॉपी कैसे करते हैं, पेस्ट कैसे करते हैं, एक्सेल में शीट कैसे बनाते हैं। ये बेसिक चीज़ें मैं आपको आ रहा होगा, फिर भी अगर दिक्कत होगी तो मुझसे आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं उस टॉपिक से जिससे हम अपना काम शुरू करते हैं। अगर आप ऑफिस में जा रहे हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे आप? तो सबसे पहले हम करेंगे डेटा सिलेक्शन। तो कुछ भी करने के लिए हमें डेटा सिलेक्शन करना पड़ेगा। जब तक हम डेटा को सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें कोई कॉपी करना है किसी डेटा को, कोई पेस्ट करना है, पिवट लगानी है, फिल्टर लगाना है, सॉर्टिंग करनी है, हर एक चीज़ के लिए हमें आपको डेटा सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो डेटा सिलेक्शन के जो टूल्स हैं हम आपको बेसिकली बता रहे हैं किस पे, एक छोटे डेटा में, फिर हम आपको एक बड़े डेटा पे भी आपको बताएंगे। साथ में कुछ नोट्स अगर होगा तो नोट्स भी मैं एमएस वर्ड खोल लिया है दूसरे स्क्रीन पे, एमएस वर्ड पे हम आपको बता दिया करेंगे, ठीक है। तो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं डेटा डायनेमिक सिलेक्शन, ठीक है। डेटा डायनेमिक सिलेक्शन कि अगर कोई डेटा है तो उसको डायनेमिकली हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, ये आज का क्लासेज है। सर एक्सेल शीट हो रही है, एक्सेल शीट शो हो रही है। हाँ, एक्सेल शीट ही बाद शो कर रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो डेटा आपका है कैसे सिलेक्ट करेंगे। अगर माउस से सिलेक्शन करना हो तो इस पे हम कर्सर रखेंगे। कर्सर रखने के बाद हम जो है इस तरह से डेटा सिलेक्ट कर लेते हैं। कर्सर को क्लिक को होल्ड करते हुए नीचे आते हैं। जनरली आप लोग ऐसे ही किसी चीज को सिलेक्ट करते हैं, लेकिन मेरा पॉइंट क्या है कि अगर आप माउस से ही सिलेक्शन कर रहे हैं तो आप पहले स्टार्टिंग में क्लिक करें, उसके बाद शिफ्ट के साथ सबसे लास्ट में क्लिक करें। क्या करें? शिफ्ट के साथ सबसे लास्ट में क्लिक करें, आपका डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, कैसे करना है? स्टार्टिंग में क्लिक किया, शिफ्ट को होल्ड किया और सबसे लास्ट में क्लिक किया। अब इससे फायदे क्या है? तो इसके लिए मैं एक बड़ा डेटा आपके सामने ओपन करता हूं। अब एक डेटा दिख रहा है, थोड़ा सा बड़ा लाइव डेटा है, एक डैशबोर्ड का। अब मुझे डेटा सेलेक्ट करना है और इस पर डैशबोर्ड वगैरह बनानी है। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले डेटा को चेक करते हैं, समझ में आ गया, सब ठीक ठाक रहा, देन इसके ऊपर प्रोसेस करने के लिए डेटा सेलेक्ट करते हैं। तो मेरा कहना है कि आप यहाँ पे क्लिक कर लें, फिर यहाँ साइड में स्क्रॉल दिख रहा है, इस स्क्रॉल को नीचे की तरफ स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने के बाद लास्ट में आ जाए। इससे क्या हुआ कि आपने डेटा को एक नजर देख लिया। उसके बाद जब सब ठीक है तो शिफ्ट के साथ यहां क्लिक कर दीजिए। तो आपने डेटा को भी चेक कर लिया और डेटा को भी सिलेक्ट कर लिया। तो बड़े डेटा पे ये फायदा होता है आपका। अब माउस के अलावा अगर कीबोर्ड सिलेक्शन करते हैं तो इसके लिए कई सारे शॉर्टकट्स हैं। क्या शॉर्टकट्स हैं? जैसे अगर मान लीजिए मैं यहां पे एक जो कॉमन शॉर्टकट है कंट्रोल ए। अब 90% लोगों को पता नहीं होता है कि कंट्रोल ए से हम सिलेक्ट ऑल नहीं करते हैं। 90% सब जानते हैं कि सिलेक्ट ऑल का मतलब होता है, कंट्रोल ए का मतलब होता है सिलेक्ट ऑल, ठीक है। 90% लोगों को ही पता होता है, लेकिन गलत है। 90% लोग गलत होते हैं। कंट्रोल ए जो है क्या करता है कि होम मेनू बार के अंदर यहां दिखेगा फाइंड एंड सिलेक्ट, इसके अंदर होता है गो टू स्पेशल, और ए यहां होता है करेंट रीजन। इसको ओके कीजिएगा तो डेटा सेलेक्ट होगा। अब आप लोगों के मन में जिज्ञासा फूट रहा होगा
कि बात तो बराबर ही हुआ, डेटा तो पूरा सिलेक्ट हो गया ना। तो कंट्रोल ए हो या करंट रीजन हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ेगा जब आपके डेटा में ब्लैंक रो होंगे। जैसे यहां पूरी की पूरी रो ब्लैंक है ना? पूरी की पूरी रो क्या है? ब्लैंक है। अब यहां पे अगर मैं कंट्रोल ए करता हूं तो आप देखेंगे कि नीचे का डेटा सिलेक्शन नहीं हुआ। अब इसका नुकसान क्या है कि ऑफिस के अंदर में अगर आपके पास इस तरह के डेटा जो कि 10 20 50 हजार का डेटा है, उसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि नीचे से मान लीजिए कि एक रो ब्लैंक है, आपने चेक नहीं किया तो 600 का ही है। लेकिन अगर कोई और डेटा यूज करूं, बताता हूं आपको, एक मिनट। जैसे ये डेटा है यहाँ पे, अब इस डैशबोर्ड का जो रिपोर्ट का जो डेटा है तो ये देखिए, दिख रहा है, इसके अंदर 17,000 डेटा है। अब मान लीजिए कि 10,000 या 12,000 के पास एक ब्लैंक रो हुआ, 12,000 के पास क्या हुआ? एक ब्लैंक रो हुआ, और हमने नीचे जाके देखा नहीं और कंट्रोल ए करके इसको कॉपी कर लिया या पिवट लगा लिया या फिल्टर वगैरह लगा लिया, जो करना कर लिया। लेकिन जब रिपोर्ट फाइनल, जब हमारी रिपोर्ट बन के आएगी, उसमें हमारा मिसमैच होगा। क्यों? क्योंकि हमने डेटा को चेक किया नहीं, एक ब्लैंक रो था, जिस कारण से हमारा ये प्रॉब्लम हो गया। तो करेंट रीजन यूज करने से पहले, मतलब कि कंट्रोल ए को यूज करने से पहले आप चेक करें कि आपके डेटा में कोई पूरी की पूरी रो ब्लैंक तो नहीं है। पूरी रो ब्लैंक होनी चाहिए। अगर बीच में कोई टाइप है तो कंट्रोल ए पूरा पकड़ लेता है। तो कैसे पता चलेगा ब्लैंक है? तो उसके सिंपल तरीका है कि आप स्टार्टिंग में कर्सर रखें, अपने कीबोर्ड का कंट्रोल एंड डाउन एरो, कीबोर्ड का कंट्रोल एंड डाउन एरो यूज करें। ठीक है? क्या यूज करेंगे? कंट्रोल एंड डाउन एरो। समझ में आया? कर्सर कहां जाके रुकेगा? यहां पे अगर हम कंट्रोल के साथ डाउन एरो यूज करते हैं तो एक्सेल जाके रुकेगा आपकी जो ब्लैंक रो है उससे ऊपर। तो अगर बड़ा डेटा आपके पास है तो आप स्क्रॉल वगैरह करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कीजिए कि यहां पे कर्सर रखिए, कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस कीजिए, कर्सर वहीं पे जाके रुकेगा जहां पे ब्लैंक है। अब एक आध रो ब्लैंक है तो डिलीट कर दीजिए, अदरवाइज आप क्या करें, कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो करते ही आपका सिलेक्शन होगा। देखिए, सिर्फ कंट्रोल के साथ राइट अप डाउन यूज करेंगे तो आपका कर्सर जंप करेगा, लेकिन कंट्रोल शिफ्ट के साथ करेंगे तो कर्सर सिलेक्ट भी होगा। इस तरह से कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सिलेक्शन का एक सबसे अच्छा उपाय क्या है? वो है आप स्टार्टिंग में कर्सर रखें, कंट्रोल शिफ्ट और आपके कीबोर्ड में होम का एक ऑप्शन होता है, नहीं डाउन का, एंड का, सॉरी, होम के नीचे END एंड बटन होता है, उस पर क्लिक कीजिए। ये आपका एंटायर डेटा सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अंदर ब्लैंक हो या ना हो उससे कोई लेना देना नहीं है। ब्लैंक हो या ना हो इससे कोई लेना देना नहीं है, पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसकी एक डिसएडवांटेज भी है। क्या है डिसएडवांटेज? नुकसान ये है कि जैसे मैंने यहाँ पे 55 यहाँ पे 52 लिख के ऐसे ही डमी मैंने डिलीट कर दिया। अब अगर मैं इसको करता हूं कंट्रोल शिफ्ट END एंड, तो ए एरिया भी सिलेक्ट होगा, क्योंकि कंट्रोल शिफ्ट END एंड क्या करता है? यूज्ड सेल को सिलेक्ट करता है, मतलब जो सेल यूज किया जा चुका है वो सिलेक्शन करता है। तो ये नेगेटिव पॉइंट है। तो अगर मेरी ओपिनियन बोले कि सिलेक्शन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, अगर मुझे करना हो तो मैं करूंगा यहां से कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन एरो, अगेन डाउन एरो, अगेन डाउन एरो, ऐसे कंट्रोल शिफ्ट डाउन 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 एरो करते चला जाऊंगा और डेटा सिलेक्ट कर लूंगा।
तो मैं तो ऐसा ही करूंगा। अब आपके पास तीन चार चॉइसेस मैंने दिए हैं, अब आप अपने हिसाब से जो चॉइस रखना चाहो रख सकते हैं। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि मैंने अपने इसमें अभी जो मैंने बताया बहुत सारे शॉर्टकट आपको मैंने बताया, तीन चार शॉर्टकट बताए। अब प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि अगर मान लीजिए कि मुझे अगर सारे शॉर्टकट देखने होंगे, क्योंकि जो मैंने शॉर्टकट भेजे हैं वो तो आपने शायद अपने देखा नहीं होगा, लिखा नहीं होगा कहीं पे। हाँ, रिकॉर्डिंग बन रही है, लेकिन रिकॉर्डिंग से कितना लिखेंगे आप। अब दूसरी चीज यहां पे आती है कि शॉर्टकट चाहिए ही क्यों, शॉर्टकट चाहिए ही क्यों। देखिए किसी भी ऑप्शन को इस्तेमाल करने के लिए करने का दो तरीका है। एक तो माउस पॉइंटर, इसे कॉपी करना है मुझे तो इसको सेलेक्ट किया और यहां से हमने कंट्रोल सी कर दिया, और दूसरा है कि आप यहां इसके ऑप्शन पे क्लिक कर ले। अब कंट्रोल सी थोड़ा सा स्पीड गेन करता है, मतलब कि अगर सारा का सारा काम, अगर आप सारा का सारा काम कीबोर्ड से कर रहे हैं तो कुछ समय के बाद आपकी माउस की अपेक्षा कीबोर्ड की जो स्पीड है वो तकरीबन 30% इंक्रीज हो जाएगी। ऐसा मैं भी इसको एग्री करता हूं। और दूसरा एक और चीज भी है, अनुज जी, मानिए कि आप इंटरव्यू देने कहीं गए, उसने एक्सेल आपको दे दिया, और एक्सेल देने के बाद अगर मान लीजिए सर कंट्रोल शिफ्ट स्पेस कंट्रोल ई को ही ट्रिगर करता है चरण जी। जब कंट्रोल शिफ्ट ए और कंट्रोल ए बोथ आर द सेम, तो क्यों हम तीन कीवर्ड क्यों यूज करें जब मेरे पास दो कीवर्ड है? इससे मैंने नहीं बताया आपको। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मुझे सारे के सारे शॉर्टकट्स चाहिए तो कैसे लाएंगे। तो बहुत सारे लोग गूगल वगैरह पे जाएंगे, तो गूगल पे जाने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैं शॉर्टकट के लिस्ट जो है मैं आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में थोड़ी देर में क्लास के बाद। लेकिन अगर आपको निकालना हो तो सिंपली ऊपर सर्च बार दिख रहा हो या कीबोर्ड का F1 प्रेस कीजिए, यहां नीचे साइड में हेल्प एंड सपोर्ट आएगा। अब इस पे आप सर्च करें शॉर्टकट। क्या सर्च करें? कीबोर्ड शॉर्टकट, अपने आप आ जाएगा गूगल की तरह। और ये देखिए ये सर्च लिस्ट आया, इसमें आपको दिख रहा है एक्सेल शॉर्टकट, इस पे क्लिक कीजिए। अब इसको यहां से मैं बाहर कर दूं तो ये सारे के सारे शॉर्टकट्स आपके सामने है, दिख रहा है? तो स्पीड कर दिया मैंने, देखिए दिख रहा है आपको। तो यहां से आप ले सकते हैं। अब एक पहली क्लास में शॉर्टकट के बारे में मैं क्यों बता रहा हूं, पहली क्लास में शॉर्टकट के बारे में क्यों बता रहा हूं, इसके पीछे का रीजन है। मैं शॉर्टकट बहुत कम यूज करता हूं, जब से मैंने क्लासेस शुरू की तब से। इसका रीजन ये है कि आप माउस पॉइंटर को आप देख सकते हो, बट मैं कीबोर्ड पे क्या टाइप कर रहा हूं वो आप नहीं देख पाएंगे। तो कोई फीचर मैंने यूज किया तो आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए आगे क्लासेस में भी मैं शॉर्टकट यूज नहीं करूंगा। इसलिए पहले, क्योंकि जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं उनका, बहुत सारे स्टूडेंट का होता है सर शॉर्टकट बता दीजिए, शॉर्टकट बता दीजिए। तो कीबोर्ड शॉर्टकट तो आपको यही पता चल जाएगा। शॉर्टकट सीखना है तो जो एक्सेल के अंदर जो काम होता है, जो फीचर्स होते हैं, उनके शॉर्टकट सीखिए, वो मेरी क्लासेस में भरपूर रहेगी। अब क्वेश्चन आता है कि सिर्फ शॉर्टकट ही पता कर सकते हैं या कुछ और भी पता कर सकते हैं। देखिए ये एक्सेल का गूगल है, यहां कुछ भी पता कर सकते हैं। जैसे मैंने सर्च किया लिमिट्स। क्या सर्च किया? लिमिट्स। ये देखिए स्पेसिफिकेशन लिमिट्स, एक्सेल के जितने भी फीचर्स हैं वो सारे लिमिट आ गए। कितने फाइल खोल सकते हैं, कितने यहाँ पे कितने रो एंड कॉलम है, कॉलम की विड्थ, रो की हाइट, पेज ब्रेक, एक सेल में कितने कैरेक्टर टाइप कर सकते हैं, पूरा यहाँ लिस्ट आपको दिखेगा। तो ये चीजें भी थोड़ी सी आप पढ़ लीजिएगा, इंटरव्यू पर्पज से आपके लिए सही रहेगा। एक चीज और, यहां कहीं भी अनलिमिटेड शब्द का यूज नहीं है। हमारे इस एक्सेल में कहीं भी अनलिमिटेड वर्ड यूज नहीं है। रीजन?
क्योंकि कंप्यूटर के अंदर में कोई चीज़ अनलिमिटेड नहीं है। जब भी मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन वर्कबुक की, जैसे मैंने यहाँ पे 3 फाइलें खोल रखी है, ऐसे कितने फाइलें खोल सकते हैं, राइट। तो यहाँ लिखा हुआ लिमिटेड बाय अवेलेबल मेमोरी एंड सिस्टम रिसोर्स। क्यों? क्योंकि जब भी हम कोई एक्सेल फाइल खोलते हैं में हमारे सिस्टम की मेमोरी में एक छोटा सा स्पेस जो है कैप्चर करता है, और हम जब खोलते जाएंगे कभी न कभी हमारा सिस्टम की मेमोरी फुल हो जाएगी। इसलिए आप भी अनलिमिटेड वर्ड इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। हाँ, कह सकते हैं कि लिमिट इज नॉट डिफाइंड, डिपेंड ऑन सिस्टम कैपेसिटी। लिमिट इज नॉट डिफाइंड, डिपेंड ऑन सिस्टम कैपेसिटी। इस तरह से यहाँ पे वी लुकअप सर्च करना है, एच लुकअप सर्च करना है, और यहाँ सिर्फ आपको फंक्शंस के टेक्स्ट ही नहीं, यहाँ आपको इसका वीडियो भी मिलता है। अभी आ नहीं रहा है, पर यहाँ पे वीडियो भी आता है। सर यहाँ ठीक है, प्ले करने का ऑप्शन आ रहा है, प्ले कीजिएगा, वीडियो देखिए ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो भी चलता है। चलिए हेल्प से आगे बढ़ते हैं। तो शॉर्टकट्स पता चल गया, डेटा सिलेक्शन में आते वापस। अब मुझे अगर मल्टी सेल सिलेक्शन करना है, कुछ सेल्स चाहिए, तो कीबोर्ड का कंट्रोल को होल्ड कीजिए और जहां तहां क्लिक करना है आप क्लिक कर सकते हैं। अच्छा, आज की क्लास में ऐसा आपको लग सकता है कि बहुत सारी चीजें आपको आती है, कुछ चीजें आपके लिए नहीं हो सकती है। तो प्रॉब्लम यही है ना कि मुझे नहीं पता कि आप लोगों को क्या आता है क्या नहीं आता है, इसलिए मैं अपने सिस्टम को फॉलो कर रहा हूं। तो अगर मान लीजिए कि मैंने 10 चीज बताया, उसमें से 6 आपको आते हैं, 4 तो सीखने को मिली ना। अब उस 6 के चक्कर में अगर 4 को भी छोड़ देंगे, इसलिए मैं पूरी सिस्टम को फॉलो कर रहा हूं, ठीक है। और आपको ऐसा नहीं कुछ नहीं मिलेगा सीखने को, यहां पे बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं यहां पे। तो मल्टीपल सिलेक्शंस के लिए आप इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इस तरह की सिलेक्शन डेटा को एडिट या डेटा को डिलीट करने के लिए आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इसको कॉपी करना है तो आप कॉपी नहीं कर सकते। कॉपी करना है तो आपको एक सिस्टम से सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि यहां हमने सिलेक्ट किया, मान लीजिए कि हम 3 किए, तो ये कंट्रोल दबा के यहां भी 3 करेंगे, अगेन कंट्रोल दबा के यहां भी 3 करेंगे, और अगेन कंट्रोल दबा के यहां भी 3 करेंगे। इस तरह से 3 का ही हम सिलेक्शन करेंगे। अब कॉपी कर सकते हैं, मतलब जो भी सिलेक्शन होगा सेम होगा। जैसे मैंने यहाँ 3 रो किया तो आगे भी 3 रो होगा, या फिर मैंने यहाँ 1 किया नीचे 1 किया, सब जगह एक ही होगा, एक ही कॉलम होगा, कॉलम चेंज नहीं होगा। तो आप सिलेक्शन कॉपी कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप इस तरह से अलग अलग कॉपी किए, लेकिन जब कहीं पेस्ट कीजिएगा तो इकट्ठा पेस्ट होगा। अच्छा, एक खूबी और है इसमें, जैसे कि मेरे पास एक फाइल है, इसमें बहुत सारे शीट्स हैं। अब मुझे एक शीट पे डेट टाइप करना है, सारे शीट के ऊपर डेट टाइप पे करना है। तो जनरली आप क्या करेंगे, एक सेल में आप डेट टाइप करेंगे और फिर इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। लेकिन यहां एक और तरीका है। अब इसको हम क्या करेंगे, शीट 1 पे क्लिक करेंगे, अपने कीबोर्ड का शिफ्ट की, जो शिफ्ट की होता है उसको होल्ड रखेंगे, दबा के रखेंगे, और हम सबसे लास्ट वाले शीट पे क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा, ये सारा शीट सिलेक्ट होगा, ऊपर ग्रुप होगा। अब मैं कुछ भी करूंगा तो हर एक शीट पे ये ऑटोमेटिकली कॉपी पेस्ट होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे दिया डेट और यहाँ पे डेट डाला, तो आप देखेंगे कि शीट 1 पे भी डेट आ गया, शीट 2, शीट 3, शीट 4 सब पे डेट आ गया, ठीक है। डेट ही नहीं, कॉलम बड़ा करना, छोटा करना, फॉर्मेटिंग अप्लाई करना, सब कुछ होता है। बस पहले शीट पे सिलेक्ट कीजिए, कीबोर्ड का शिफ्ट की होल्ड कीजिए और सबसे लास्ट में क्लिक कीजिए। अब एक जो भी करेंगे कार्बन कॉपी की तरह हर एक शीट पे होगा, ठीक है सर। अब यहां पे आगे बढ़ते हैं। अब मुझे मान लीजिए टाइम लिखना है, लेकिन सब पे नहीं, मेरे कुछ सिलेक्टेड शीट पे। तो यहां पे हम कीबोर्ड का कंट्रोल होल्ड करेंगे और जिस जिस शीट पे करना है उस पे क्लिक करेंगे। अब मैं यहां पे टाइम लिखता हूं,
तो टाइम यहाँ पे टाइम लिखा, तो आप देखेंगे कि सीट 2 पे सीट यहाँ पे सीट 3 पे नहीं है, सीट 4 पे है, सीट 5 पे नहीं है, सीट 6 पे है। तो जो सीट सिलेक्शन नहीं किया तो उस पर नहीं हुआ। तो इस तरह से मल्टीपल शीट्स पे डेटा को कॉपी करना या कुछ और करना आप कर सकते हैं। लेकिन इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है? देखिए मेरी क्लास में हर चीज की बेनिफिट्स और नुकसान दोनों बताया जाएगा। तो नुकसान इसका यह है कि आप अगर हर सीट में लोकेशन अलग है कि कहीं पे A1 पे करना है, कहीं पे C1 पे करना है, कहीं पे D1 पे करना है, तो ये चीजें यहां नहीं होगी। ये होगा तो सारे सेम सीट पे होगा। क्लियर है? तो आप लोगों को डेटा को सिलेक्ट करने आ गया? किसी को कंफ्यूजन इसमें? सर एक डाउट है। पूछिए। जो ये डेट को सब 3-4 सीट पे आपने कॉपी किया एक साथ, एक बार फिर से बता सकते हैं? जरूर, क्यों नहीं। यहां हमने 3 सीटें लिए। आपको पहले सीट पे क्लिक करना है, शिफ्ट को होल्ड करना है, सबसे लास्ट सीट पे क्लिक करना है। अब आप कॉपी पेस्ट करें या टाइप करें या कलर करें, जो भी करेंगे वो सारे सीट पे होगा एक ही बार में। ठीक है, देखिए। ओके, एक बार में सबका सिलेक्शन लेना है, फिर जो भी करना है एक बार में सब जी बिल्कुल बिल्कुल। जी। और किसी को कंफ्यूजन कोई? चलिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं डेटा टाइप। देखिए एक्सेल में जब डेटा आप टाइप करते हैं कुछ भी, तो कुछ चीजों का ध्यान रखिए, मैं जो कि आपके साथ बताने वाला हूं। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे यहां पे पूजा लिखा और मुझे पूजा के 3 एंट्री करने हैं, तो 75 ऑल्ट एंटर, 74 ऑल्ट एंटर हम करते हैं। ऑल्ट एंटर क्या करता है? रैप टेक्स्ट करता है, जिस कारण से इसे एक के नीचे इस तरह से टाइप हो जाता है। तो जस्ट प्रिंटिंग पर्पज से चाहिए, दैट इज गुड। लेकिन अगर इन नंबर को टोटल या कैलकुलेशन करना है तो गड़बड़ है, क्योंकि फिर अगर कैलकुलेट करेंगे तो कुछ इस तरह से कैलकुलेट होगा, इतना बड़ा नंबर 1 माना जाएगा। क्योंकि जब भी हम कोई फॉर्मूला या कोई कैलकुलेशन करते हैं तो सेल वैल्यू को लिया जाता है, सेल के अंदर कितने पार्ट है उसको नहीं, वो पूरा सेल वैल्यू को लेता है। हालांकि इसको सम करने का और तरीके हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है, क्यों करें। तो अगर आपको टाइप करना है तो आप 3 अलग अलग रो में करेंगे, जैसे कि 78, 74, 73, और फिर इन तीनों को सिलेक्ट करके यहां मर्ज कर दीजिए। मर्ज हो गया। अब यहां आसानी से टोटल किया जा सकता है, सम फॉर्मूले से आसानी से किया जा सकता है। दूसरा, किसी भी, बोलिए। एक चीज पूछनी थी, मर्ज करने पे सर एक इशू आता है, जब हम फिल्टर करते हैं तो फिल्टर पे वो फिर मर्ज वाला ऑप्शन नहीं होता है। हाँ, मैं यही आगे बताने वाला हूं कि अब यहां पे चीज जान लीजिए कि मर्ज जो कर रहे हैं वो सिर्फ रिपोर्ट में मर्ज होता है। बात समझे? रिपोर्ट क्या होता है? ये इस तरह की समराइज डेटा को रिपोर्ट कहते हैं। आप इस तरह के डेटा पे मर्ज नहीं कीजिए, क्योंकि डेटा पे मर्ज करते हैं तो फिल्टर ही नहीं, पिवट है, आगे और भी चीजों में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो सब चीजें एक एक रो के अकॉर्डिंग चलती है। जब आप मर्ज एक एक कॉलम के अकॉर्डिंग चलती है, मर्ज करते हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है। सो मर्ज जो है यूज होता है रिपोर्ट्स में, ना कि डेटा में। राइट सर? समझ में आ गया? अगर ऐसी दिक्कत है तो फिर आप मर्ज ना करें, इस पूजा को नीचे कंटिन्यू रिपीट कर दें, फिल्टर लग जाएगा। ये हो जाएगा सर जी। अब यहां पे एक चीज और है कि किसी भी नाम के साथ, जैसे मैंने लिख दिया MRP 500, एक गलत है। किसी भी नंबर के साथ हम टेक्स्ट को नहीं लिखेंगे, किसी भी नंबर के साथ टेक्स्ट को ना लिखेंगे। क्यों? फिर इसके ऊपर हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे।
एक्सेल कहता है कि आपने किसी भी नंबर के साथ कोई करेक्टर ऐड कर दिया तो करेक्टर हो गया, हम उसको कैलकुलेशन नहीं करेंगे। समझे? तो एक गलती मत कीजिएगा। अगर मान लीजिए कि मुझे दिखाना ही है, जैसे मुझे एमआरपी दिखाना ही है और नंबर रखना है, कैलकुलेशन भी करनी है, तो ऐसे केस में हम विजुअलाइजेशन का यूज करते हैं। मतलब हम इसको सिलेक्ट करते हैं और राइट क्लिक करके या फिर यहाँ पे फॉर्मेट सेल जो होता है नंबर के ऊपर, यहाँ कस्टम आता है, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में एमआरपी लिखते हैं और इसके आगे 0 देते हैं। अब यहाँ 0 क्यों दिया, एमआरपी क्यों दिया, ये हम आपको आगे की क्लास में, क्योंकि इस कस्टम फॉर्मेटिंग पे एक पूरी की पूरी क्लास है जो कि डिटेल में समझाया जाएगा, हर एक कोड को हम आपको बताएंगे। फिलहाल समझ लीजिए कि कुछ जो लिखना है उसको एमआरपी के, जो भी लिखना है उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखिए और लास्ट में 0 लगा दीजिए। अब आपको ये दिख रहा है एमआरपी 562, तो लेकिन एक्चुअली में नंबर है। इस पर जब डबल क्लिक करेंगे तो नंबर है। अब यहाँ एक मेथड को जानिए, एक क्या बोलते हैं उसको, एक्सेल की जो मेथड है, थ्योरी है, उसको जानिए। थ्योरी कि एक्सेल 2 तरह की वैल्यू कैरी करता है। पहला विजुअल, ये जो एमआरपी 562, दिस इज द विजुअल नंबर, विजुअल डेटा। और दूसरा ओरिजिनल, जब इस पर डबल क्लिक करेंगे या फिर इसके फॉर्मूला बार में जाएंगे तो यहां दिख रहा है 562 नंबर, सिर्फ 562, ये ओरिजिनल है। और जब भी कोई फॉर्मूला, चाहे वी लुकअप, एच लुकअप, मैच इंडेक्स, सम या कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन, प्लस माइनस वगैरह, वो हमेशा वर्क करता है ओरिजिनल वैल्यू पे, ना कि विजुअल पे। समझ में आया? जब यहां पे मैं टाइप किया एमआरपी 500, ये हमारा विजुअल वैल्यू था, ओरिजिनल और विजुअल दोनों था, जिस कारण से यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं हुआ। लेकिन यहाँ विजुअल है एमआरपी 562, बट एक्चुअली में क्या है, 562 है। जब डबल क्लिक करूंगा तो मुझे उसका ओरिजिनल वैल्यू दिखेगा, और कैलकुलेशन हमेशा ओरिजिनल पे होता है, इसमें कैलकुलेशन करके दे दिया। और जब भी किसी भी कॉलम के नीचे कुछ फॉर्मूला या कुछ टाइप करेंगे तो ऑटो फॉर्मेट कैरी कहते हैं इसको, कि ऊपर वाले को ऑटोमेटिक, ऊपर वाले की फॉर्मेट को ऑटोमेटिक कैरी करके नीचे ले लेता है। अब बात करते हैं डेट टाइप करने की। तो डेट टाइप करने से पहले आप अपना सिस्टम डेट चेक करो कि मेरा सिस्टम डेट क्या है। तो सिस्टम डेट देख सकते हैं 10/3/2025, मतलब 10वां महीना, 10 तारीख 3 महीना और 2025 साल। तो मेरा फॉर्मेट है DDMMYY। तो यहां मैं डालूंगा 10/3। अब करेंट ईयर है तो ईयर डालने की जरूरत नहीं, पर प्रीवियस फ्यूचर ईयर के लिए आपको स्लैश यहां पे ईयर डालने पड़ेंगे। ठीक है, एंटर प्रेस करते ही डेट फॉर्मेट बन जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, डेट का फॉर्मेट अगर सही नहीं है तो दिक्कत होगा। जैसे आपका सिस्टम पे MMDDYY है तो ये डेट हो जाएगा आपका, क्या पता है आपको, 3 अक्टूबर। 3 जो मंथ है वो डेट बन जाएगा, और 10 जो तारीख है वो आपका महीना बन जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम डेट एंड टाइम कैलकुलेशन में समझाएंगे, बट टाइप करने का तरीका मैंने समझाया। एक बार सिस्टम डेट चेक कर ले, जो सिस्टम का पैटर्न होगा उसी पैटर्न पे आप टाइप करें डेट को। ओके, अब इसमें आगे बढ़ते हैं टाइम टाइप करने का। जैसे मान लीजिए मुझे अभी का टाइम जो कि है 8:35 टाइप किया। अगर मैं एंटर मार दूंगा तो क्या 8:35 लेगा? जी नहीं लेगा। ये 8:35 सुबह का लेगा। बाय डिफॉल्ट PM होता, AM होता है, PM नहीं होता है। तो PM लगाना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि ऐसे PM लिख देते हैं, तो इसको टेक्स्ट मान लेता है और ये आपका डेट में कन्वर्ट नहीं करता है। देखिए डेट नहीं बनाए, नहीं बनाना। तो जब भी आप PM टाइप करें एक स्पेस दें और PM यूज करें। अब ये सब चीजें क्यों बता रहा हूं कि मुझे दिन भर में कॉल्स आते हैं आप जैसे वर्किंग प्रोफेशनल्स के, और बताते हैं कि सर ऐसी प्रॉब्लम हो गई, तो मैं उनको बताता हूं कि इसको ऐसे कीजिए।
तो वो सब चीजें जो गलतियां बाकी लोग काम करते समय करते हैं वो गलती आप लोग ना करें, जो कॉमन गलतियां हैं, इसलिए ये सब चीजें डिटेल में समझा रहा हूं मैं। तो एएमपीएम में जैसे अब बताना, आपको कुछ लोग स्पेस नहीं डालेंगे और स्पेस ना डालने के कारण वो टाइम में कन्वर्ट नहीं होता है, फिर उस पर कैलकुलेशन वगैरह नहीं होती है, डिफरेंस वगैरह नहीं निकलता है, तो मुझे फोन करते हैं। मैं जब चेक करता हूं तो मुझे पता चलता है कि उन्होंने ऐसी गलती कर रखी है। तो आप लोग ऐसी गलती ना करो, इसलिए सब चीजें बता रहा हूं। सबसे टाइम देखिएगा, सबसे बेस्ट तरीका है कि आप 24 आवर का सिस्टम रखें, जैसे 20 इस तरह से 35। तो डेटा टाइप करने का पार्ट समझ में आ गया। कोई क्वेश्चंस वगैरह है आपके पास तो पूछ सकते हैं। चलिए अब तीसरा टॉपिक बात करते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। देखिए एक्सेल के अंदर में यहां पे मान लीजिए कि ये सेल्स है, हमने सेल्स वैल्यू डाला हुआ है। तो यहां पे अगर हम मान लीजिए कि हर नंबर को 20 ऐड करना है, मुझे हर नंबर को क्या करना है, 20 ऐड करना है, तो कैसे करेंगे? तो 20 ऐड करने के लिए जाहिर सी बात है इसमें मैथमेटिकल ऑप्शंस यूज करेंगे। जैसे मैंने यहां पे इक्वल किया, इसको +20 किया। अब A2 +20, तो A2 क्या है, ये सेल एड्रेस है, ए नंबर रो एंड 2 नंबर, ए नंबर कॉलन एंड 2 नंबर रो, इसमें 20 ऐड हो रहा है। तो जो A2 की वैल्यू है, उस A2 की वैल्यू के ऊपर क्या हो रहा है सर, ऐड हो रहा है, और रिजल्ट क्या आया 105। अब मैं जो इसको नीचे ड्रैग किया, तो नीचे ड्रैग करते समय आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा डेटा मेरा नीचे ड्रैग होके आ गया, और जहां A2 था ऑटोमेटिकली यहां पे A3 और यहां पे A4 हुआ। ये बहुत अच्छी चीज है एक्सेल की, क्योंकि हमें अपने हिसाब से जब ड्रैग करते हैं तो हर सेल पे फॉर्मूला मैनुअल नहीं लगाना पड़ता है, ऊपर से नीचे आ जाता है। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम है, जैसे मैंने पहले बताया कि हर चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बताऊंगा। जैसे इस बार मैंने मैनुअली 20 ना लिख के 20 को ऊपर डी सेल पे रख दिया। अब मैं इसके ऊपर +20 करूंगा, ना करके इस D1 को लिया, देन प्रेस द एंटर, और फिर नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो रिजल्ट गड़बड़ हुआ। क्यों? क्योंकि जैसे बताया कि जब भी हम नीचे ड्रैग करते हैं तो आपका एड्रेस इंक्रीज डिक्रीज होता है। तो A2 नीचे क्या हो गया, A3 हुआ। तो A2 अगर A3 हुआ तो D1 भी आपका D2 हो गया। अब मुझे A2 को A3 करना है, A4 करना है, A5 करना है, बट D1 को नहीं करना है। तो इसको आप सभी मोस्टली लोग जानते होंगे कि इसको हम यूज करते हैं डॉलर का साइन, जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। सिलेक्ट करके कुछ लोग फ्रीज भी करते हैं, हमने फ्रीज कर दिया, नीचे ड्रैग कर देते हैं, रिजल्ट आ जाता है। तो आप बोलेंगे सर हमने 1 के आगे डॉलर क्यों लगाया, हमने डी के आगे क्यों नहीं लगाया? देखिए हमें ऊपर से नीचे की तरफ ड्रैग करना था, तो उसमें डी सब में सेम रहेगा, नहीं बढ़ेगा। अगर मुझे लेफ्ट टू राइट गया तो यहां पे फिर डी जो है ई हो जाएगा। तो मुझे डी फिक्स रखना है, तो यहां पे मुझे डी के आगे डॉलर लगाना होगा। अब इसमें एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि सर हमें प्रॉब्लम होती है डॉलर साइन लगाने पे, कहां लगाना है कहां नहीं लगाना है, ये थोड़ा सा सोचना मुश्किल होता है। आप सभी से बहुत सारे लोगों को ऐसी प्रॉब्लम होती होगी, तो मैं कुछ रट्टा मारने के लिए नहीं दे रहा हूं, बस एक सिंपल सा कंसेप्ट बता रहा हूं। मैं यहां पे टेबल लिख रहा हूं। अब आप मत बोलिएगा सर एक्सेल में आप टेबल पहाड़े सिखा रहे हैं। ये हमारा टेबल है, मुझे इसका टेबल लिखना है।
तो टेबल में क्या होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 की जगह पे यहाँ पे करता हूँ 9 कर देता हूँ कि मुझे इससे मल्टीप्लाई करना है, रिजल्ट देना है, फिर इससे मल्टीप्लाई करना है, रिजल्ट देना है, फिर इससे मल्टीप्लाई करना है, रिजल्ट देना है। तो हमने क्या किया, हमने लिया इसको सिलेक्ट किया और मल्टीप्लाई बाय 9 कर दिया और एंटर प्रेस किया। अब मुझे इसको पूरे में ड्रैग करना है ताकि सारा कैलकुलेशन होके टेबल सबका आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमें फ्रीज करना पड़ेगा। तो कौन कौन फ्रीज करूं, तो बस उसको देखने के लिए आप एक सेल नीचे और एक सेल आगे फ्रीज करें। अब मैं यहां पे डबल क्लिक करके देखा कि 3 हुआ, होना था 9 3 जा चाहिए मुझे, बट 18 क्यों हुआ, यहां तो 9 होना चाहिए था ना। मतलब जो D8 था वो इंक्रीज होके D9 हो गया, मतलब D8 को आगे नहीं बढ़ना, 8 को आगे नहीं बढ़ना है, तो हम 8 के आगे डॉलर का साइन लगा देंगे। ओके, अब इसको नीचे ड्रैग कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट आ गया। अब जब इस पे क्लिक किया तो पता चला कि 9 19 हुआ, मुझे इस पे 19 का टेबल चाहिए, बट ए 18 क्या हुआ, इसको तो 2 रहना चाहिए था, क्या 2 रहना चाहिए था ना। मतलब डी आपका जो ये दिख रहा है D9 वो क्या हो गया, D8 हो गया, E9 हो गया, दिख रहा है सर, D9 E9 हो गया। तो मुझे अब क्या करना है, हमें E के आगे डॉलर लगाना, ताकि D के आगे डॉलर लगाना ताकि वो E ना बने, F ना बने, G ना बने, क्या। तो यहां पे D के आगे डॉलर साइन लगा दिया हमने। अब मैं इसको आगे की तरफ ड्रैग करूंगा और ड्रैग करते ही पाऊंगा कि मेरा फॉर्मूला लग गया। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आप एक्सेल के अंदर में फॉर्मूले और रिपोर्ट्स वगैरह बनाना चाहते हैं तो ये चीज आपको आनी चाहिए। तो कितने लोगों को समझ में आ गया, बोलिए। कोई है जिनको समझ में नहीं आया? कोई है जिनको समझ में नहीं आया? स्वरूप जी, वर्षा जी, शैलेश जी। बिल्कुल नहीं आ रहा सर, आ गया समझ। स्वरूप जी क्या बोला आपने? आगे कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं सर। चलिए, कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोगों को, आगे बढ़ता हूं। अब मैथ कैलकुलेशन का पार्ट नंबर 2। अब हम बात करेंगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन यूज करना। अब ये यहां से थोड़ा सा एडवांस होगा, सो पेशेंस रख के ध्यान से सीखिएगा, ठीक है। देखिए यहां पे हमारे पास एक प्रोडक्ट है, मैंने एक प्रोडक्ट है, जैसे मान लीजिए मैंने एक प्रोडक्ट का टेबल बनाया, प्रोडक्ट है, मैंने मान लीजिए इसमें माउस रख दिया, माउस को हमने बाय किया मान लीजिए 250 में, और हमने इसको सेल किया 310 में। तो यहां पे मुझे प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब यहां पे समझिए कि बहुत सारे केसेस में ऐसे होंगे कि आपकी कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला बार में कोई फॉर्मूला अवेलेबल नहीं होगा, या होगा तो आपके अकॉर्डिंग वो कैलकुलेशन नहीं होगी। जैसे यहां पे प्रॉफिट परसेंट निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है एक्सेल में, मतलब कि इनबिल्ट फॉर्मूला। अब फॉर्मूला क्या होता है एक चीज समझ लीजिए, जैसे कि मैं यहां पे 10 और 20 लिखा हुआ है, अगर मैंने इसको सिलेक्ट करके इसके ऊपर प्लस किया तो ये हो गया मैथमेटिकल ऑपरेटर, और दूसरा हमने यहां पे सम का फॉर्मूला लगाया और इससे सम किया, तो सम हो गया इनबिल्ट फंक्शन। माइक्रोसॉफ्ट ने बना के दिया है कि आप लो फॉर्मूला लिखो और रेंज दो, हम कैलकुलेट करके अपने आप दे देंगे। तो इनबिल्ट फंक्शन लिमिटेड है, माइक्रोसॉफ्ट ने जो बना के दिया वही दिखेगा, वो आपके हर काम के लिए फंक्शन ऐसा हो इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहां पे हम जो है मैथमेटिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यहां पे प्लस माइनस,
मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड यहाँ पे आता है पावर। क्या आता है? पावर। अब इसका यूज करके दिखाऊंगा आपको मैं। तो यहां हम इन्हीं का यूज करके करेंगे। तो अगर मैं इसको पेन पेपर पे, कॉपी पेन पेपर पे कैसे सॉल्व करूंगा? मैथमेटिकल रूल क्या कहता है? तो मैथमेटिक कहता है कि प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट, थोड़ी सी ड्राइंग मेरी खराब है तो थोड़ा सा देखिएगा, कि प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू सेल माइनस बाय डिवाइड बाय, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। लेकिन यहां परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इतना ही कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब इस कैलकुलेशन को यहां हम करते हैं। इन द इक्वल ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा सेल माइनस बाय। अब ब्रैकेट के अंदर क्यों लिखा? क्योंकि बोर्ड मास मेथड को फॉलो करना है। जैसे 2 + 2 डिवाइड बाई 2, बहुत सारे बोलेंगे कि सर 2 होगा, लेकिन नहीं 3 होगा, क्योंकि 2 + 2 डिवाइड बाई 2 जो होगा 2 एंड डिवाइड बाई 2 1 हो जाएगा, 1 प्लस होकर 3 आएगा। तो यहां भी सेम मेथड होगा, इसलिए आप हमेशा ब्रैकेट में कैलकुलेशन करें, एंटर प्रेस कीजिए, रिजल्ट आ गया। अब इस पे परसेंटेज लगा देते हैं, सैंपल 24% हो गया। तो इस तरह के मैथमेटिकल ऑपरेशंस का इस्तेमाल करते हैं। अब चलिए थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेट करता हूं। हाँ, अब यहाँ पे कुछ लोग सोचेंगे कि सर आप मैथमेटिक पढ़ाने लगे, तो होल्ड डाउन, मैथमेटिक नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन कुछ चीजें जाननी जरूरी है आपको। जैसे कि प्रोडक्ट है हमारे पास 50,000, रेट मैंने प्रिंसिपल 50,000, रेट हमारा मान लीजिए कि 13% ईयरली है, और टाइम जो हमारा 3 साल का है। तो मुझे अमाउंट कितना हुआ क्या चाहिए? हालांकि इसके लिए एक्सेल में FV नाम का फॉर्मूला है, फ्यूचर वैल्यू, जिसको लगा सकते हैं, लेकिन मैं एक्सेल की इनबिल्ट फॉर्मूले पे ट्रस्ट नहीं करता। मेरी कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग है। तो मेरी कैलकुलेशन क्या है? तो मेरी कैलकुलेशन कहती है यहां पे कि अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाई 1 + R डिवाइड बाई n। अब यहां पे n जो है 12 है, मतलब कि ईयरली 12 महीने ना, इसलिए ईयर का 12 महीने इसलिए, और पावर ऑफ t मल्टीप्लाई बाई n, ये हमारा फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को मुझे यहां पे इंप्लीमेंट करने। अब ये थोड़ा सा लंबा फॉर्मूला है। अब यहां पे एक चीज सीखेंगे, फॉर्मूला मर्जिंग मेथड, कि आप पहले फॉर्मूला को तोड़ के लगाएं फिर उसको जोड़ दें। तो यहां हमने क्या किया, सबसे पहले लिखा 1 + R जो कि रेट है डिवाइड बाय 12, मतलब कि n। देन हमने किया टाइम मल्टीप्लाई बाय 12, फिर इन दोनों का पावर लिया, मतलब स्क्वायर जो होता है, जैसे 10 स्क्वायर करना है तो 10 पावर 2 कीजिए सर। ये कैसे टाइप होगा? शिफ्ट के साथ 6 टाइप कीजिए, कीबोर्ड में आपको दिख जाएगा। तो हमने इन दोनों का पावर लिया, एंड इन द लास्ट हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं 50,000 से। आ गया 73,694, ठीक है। अब ए इतने सेल में हुआ, मुझे तो यहां एक सेल में चाहिए, तो आप इसको लिंक कीजिए। जैसे ए लिंक है इससे, तो C8 पे गया, C8 का फॉर्मूला को सिलेक्ट किया, इक्वल के बाद कॉपी किया, एस्केप मार के बाहर आए, और यहां जो C8 था उसके जगह पे उसका फॉर्मूला पेस्ट कर दिया। सेम थिंग यहां आते हैं, इसको सिलेक्ट किए, कॉपी किए, एस्केप मार के बाहर आए, और यहां पे D8 के जगह पे D8 का फॉर्मूला हमने पेस्ट कर दिया। अब इसको आसानी से डिलीट कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन हमने इसको कॉपी किया, और यहां जहां पे E8 था उसके जगह पे ब्रैकेट के अंदर E8 को पेस्ट कर दिया और एंटर मार दिया, और यहां पे इसको हटा दिया। अब इसको कट करके जहां रखना है वहां रख दीजिए। अब कुछ लोग बोलेंगे सर इतना झमेला क्यों करना है, सिंपली हम इस तरह से लगा सकते थे। हाँ, लगा सकते थे, 2 जगह पे गलतियां हो सकती थी, लेकिन एक अगला एग्जाम्पल आपके लिए मुझे लगता है कि आपको पता होगा। अगला एग्जाम्पल क्या है? वो है कि मुझे यहाँ पे MRP निकालनी है।
क्या निकालनी है? एमआरपी। किसी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है मान लीजिए 50 रुपीज है और मुझे इसकी एमआरपी क्या होगी पता करना है। अब एमआरपी कोई फॉर्मूला नहीं है, सिस्टम है। तो मैन्युफैक्चर कहता है कि मैं 50 रुपये में बनाया और मुझे चाहिए 5%, मतलब कि मैं इस 50 का 5% निकालूंगा और अपने 50 में ऐड कर दूंगा। 52 आ गया। अब अगला डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया, 52 रुपीज में डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया। अब डिस्ट्रीब्यूटर कहता है कि मैं अपने खरीद का 10% कमी मेरा मार्जिन होगा और ऐड करके मैं रिटेलर को दे दूंगा। मैं 57 रुपये रिटेलर को दे दिया। किसको? होलसेलर को। होलसेलर कहता है कि मेरी खरीद का जो 15% है वो मैं रखूंगा और मैं रिटेलर को दे दूंगा। मतलब कि उसने 66 रुपये में दे दिया रिटेलर को। रिटेलर कहता है कि मुझे तो मार्जिन ज़्यादा चाहिए क्योंकि मैं डायरेक्ट सेल कर रहा हूँ कस्टमर को, तो 20% उसने मार्जिन रखा और दे दिया किसको? कंज्यूमर को। तो प्राइस क्या हुआ? 79 रुपीज 0.695 पैसे ओरिजिनल प्राइस हुआ। अब इसके लिए मैंने 8 सेल को यूज किया जो कि मुझे नहीं चाहिए, सारे फॉर्मूले एक सेल में होने चाहिए। तो जो मेथड मैंने यहाँ इस्तेमाल किया यही मेथड हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे और इसी मेथड से पता चलेगा कि जो बड़ी बड़ी फॉर्मूले हम लिखते हैं वो बड़े बड़े फॉर्मूले जो है इसी तरीके से लिखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको मैं दिखा रहा हूं एक फॉर्मूला। ये फॉर्मूला दिख रहा है ऊपर? दिख रहा है सर? ये फॉर्मूला भी इसी मेथड से लिखा जाता है। ठीक है, तो क्या है मेथड? तो हम इसको सिलेक्ट करें, कॉपी किया, एस्केप मार के बाहर आए, इस पे आए और ये जो C11 है इसके जगह पे इन दी ब्रैकेट C11 का फॉर्मूला पेश कर दिया। अब मैं C11 को डिलीट करूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन ऐसे C12 को लिया, कॉपी किया, एस्केप मार के बाहर आया, डबल क्लिक किया, जहां पे C12 था उसके जगह ब्रैकेट में उसका फॉर्मूला पेश किया, एंटर मारा। अगेन हमने डबल क्लिक किया, यहाँ पे गया है, पेस्ट किया, एंटर मारा। अब इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दिया। देन यहाँ पे आए, इसको सिलेक्ट किया, कॉपी किया, एस्केप मारा और यहाँ जहाँ पे D11 है इसके जगह पे इसको सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया। अब इसको यहाँ से रिमूव कर दीजिए। अब देख सकते हैं कि धीरे धीरे फॉर्मूला आपका कितना बड़ा होता जाएगा और एंड द लास्ट आप बिलीव नहीं करेंगे कि मुझसे भी इतने लंबे फॉर्मूले लग सकते हैं, लेकिन इस मेथड से आप इजीली लगा सकते हैं। मेथड सिंपल है कि फॉर्मूला कॉपी करके उससे लिंक सेल में फॉर्मूले को पेस्ट कर देना, बट कॉपी करते समय इक्वल कॉपी नहीं करना है और एस्केप मार के बाहर आना है और एस्केप या एंटर, और यहाँ पे इसको हम पेस्ट करते हैं इसके एड्रेस पे ब्रैकेट के अंदर। देन इसको डिलीट करते समय देखिए कि आपका फॉर्मूला का रिजल्ट चेंज तो नहीं हो रहा है। चेंज हो रहा है इसका मतलब आपने गलती पेस्ट किया है, इसलिए कॉपी Ctrl+Z करके दोबारा से इसको पेस्ट करें। अनुज जी दिख रहा है सर? देखिए अब इसको उठाइए और देख सकते हैं कि कैसे बड़ी आसानी से हम इतना बड़ा फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं। डबल क्लिक कीजिए, दिख गया? क्या लग रहा है? इतना लंबा फॉर्मूला एक बार में लगाइएगा तो कम से कम 5-7 गलतियां तो होगी, मुझसे भी होगी गलती, ऐसा नहीं कि मुझसे नहीं होगी। ठीक है, अब आप लोगों के ग्रुप में मैं एक पिक्चर भेज रहा हूं सर, उसके अंदर कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं, वो आपको सॉल्व करने हैं। एक मिनट भेज रहा हूं मैं। ये दिख रहा है आपको?
ये हमने यहाँ पे मैथमेटिकल इक्वेशंस है। इस इक्वेशन को आपको, जैसे मैंने अभी एक इक्वेशन सॉल्व किया ना, ये वाली इक्वेशन सॉल्व किया, ऐसे इक्वेशन को एक्सेल पे ट्राई करें। ठीक है, और आज का जो नोट्स है, आज की क्लास की वीडियो है, वो सब आपको ग्रुप में थोड़ी देर में मिल जाएगा। ठीक है, सर उसमें सर वीडियो भी मिलेगी क्या? हाँ क्लास की वीडियो भी मिलेगी आपको, बोलता रहा हूँ, सर क्लास की वीडियो भी मिलेगी आपको, ग्रुप में थोड़ी देर में आ जाएगी। सर ये बोला जो आपने इमेज दी उसको एक्सेल में बनाना है क्या उसको? जी हाँ, एक इमेज को नहीं बनाना है, इमेज के अंदर जो इक्वेशन है उसको बनाना है। जो फार्मूले है उसको ऐड करना है। जी जी, जैसे ये देखिए बताता हूँ, दिख रहा है आपको सर? तो आप क्या करें, पहले आप यहाँ पे ले लें कि B ले लें, जैसे पहला हो गया कि B है, L है और H है। आपने B ले लिया, L ले लिया, H ले लिया। सबसे पहला क्या वॉल्यूम है, वॉल्यूम तीनों को मल्टीप्लाई करना, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, राइट। फिर आता है यहाँ पे सरफेस एरिया, कर्व एरिया, तो 2H LBH, देखिए यहाँ पे ये रहा आपका सरफेस एरिया आया, ये देखिए बन गया। एज ए टोटल सरफेस एरिया, इसके लिए देखिए कैलकुलेशन किया हमने। ठीक है, तो दैट मीन्स सर कि जो वैल्यू है, जो वैल्यू हम खुद कोई भी ले सकते जी हैं। देखिए ये चीज आपको लग रहा होगा कि मैथमेटिक है, हमारी प्रोफाइल में नहीं यूज होगा, लेकिन मैं पहले बता दूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप ऑफिस में काम करेंगे तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको जो मिलने वाले जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए फॉर्मूला हो, बट हर प्रॉब्लम को मैथमेटिक्स से सॉल्व किया जा सकता है। हम जब काम करते थे बहुत समय कुछ कैलकुलेशन बताते हैं कि कैप रेट निकाल दो, फलाना निकाल दो, हम पूछते सर कैसे निकलता है यार, एक्सेल में कैसे निकलता पता नहीं, मैं लो हम सीधे पेन पे बता देते कैसे लिख दीजिए क्या करना है, वो बता देते ऐसे ऐसे करना है, हम डाल देते थे। तो ये आपके काम आएगी सर। दूसरा, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला को लिखने, उसको मर्ज करने में भी आपको सपोर्ट देगा। तो जो मैंने अभी थोड़ा देर पहले जो फाइल दिखाई जिसमें बहुत लंबा फॉर्मूला था, ऐसे फॉर्मूले को आप चुटकी बजा के लिख सके। समझ गए? तो मतलब सर ये जरूरी नहीं ना कि सबकी सेम वैल्यू हो, कोई भी वैल्यू कुछ भी ले लीजिए सर, ABCD XYZ। सर समझ गए ना? जी हाँ जी सर। आपका मैथ का पेपर थोड़ी चल रहा है कि आपको एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो क्लास की वीडियो भी थोड़ी देर में